हमारे YouTube चैनल मैथ रीजनिंग जीके को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग जीके के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे अंदर फिर से एक वीडियो बनाने की नई एनर्जी देता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मैथ रीजनिंग जीके को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। ऑप्शन ए है एसिडिक डाई, बी है पादप हार्मोन, सी है विटामिन, डी है गौण प्रदूषक। तो फ्रेंड्स, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट को हम PAN भी कहते हैं। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है जो सामान्य ताप और दाब में गैस की अवस्था में रहता है। ये प्रकाश रासायनिक धुएं अर्थात फोटोकेमिकल स्मोक का एक कंपोनेंट है जो वातावरण में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन के तहत बनता है। फ्रेंड्स, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट को सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये वातावरण में प्राइमरी पोल्यूटेंट के एमिशन के बाद में बनते हैं, अर्थात पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गौण प्रदूषक। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है अम्लीय धुआं, ऑप्शन बी है प्रकाश रासायनिक धुआं, ऑप्शन सी है सल्फर धुआं, ऑप्शन डी है औद्योगिक धुआं। तो फ्रेंड्स, ब्राउन एयर एक प्रकार का फोटोकेमिकल स्मोग है, अर्थात प्रकाश रासायनिक धुआं है जो ओजोन प्लस पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिलकर बना होता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, उसके हिसाब से इस प्रकाश रासायनिक धुएं का नामकरण होता है। यदि वहाँ पर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस प्रकाश रासायनिक धुएं को ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है। यदि सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहाँ पर उस प्रकाश रासायनिक धुएं को ग्रे एयर के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक धुआं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। ऑप्शन ए है नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, ऑप्शन बी कह रहा है नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, ऑप्शन सी कह रहा है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ऑप्शन डी कह रहा है गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो फ्रेंड, किसी भी वस्तु पर दिया जाने वाला दाब वो होता है P बराबर F/A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये दाब और जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि यदि A का मान बढ़ता है तो मेरा P का मान, दाब का मान क्या करेगा? कम होगा, और A का मान जैसे जैसे कम होगा P का मान वैसे वैसे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो सुई है, सुई का आगे का जो नोक होती है उसका क्षेत्रफल नाखून की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि P का मान बढ़ जाता है, अर्थात दाब का मान बढ़ जाता है और जो गैस भरा गुब्बारा है वो आसानी से फट जाता है। अर्थात हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी राइट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 कह रहा है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। ऑप्शन ए है एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो दोस्तों, पारगम्य शक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु को भेदने की क्षमता।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, उसके बाद में एक्स किरण की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद एल्फ़ा की होती है। अर्थात सबसे कम किसकी होती है? एल्फ़ा किरण की होती है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो एल्फ़ा किरण होती है उसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे पहले अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को पहले आयोनाइज करती है, जिस वजह से इसकी भेदन क्षमता कम हो जाती है। तो इनकी भेदन क्षमता का सीक्वेंस ये है दोस्तों, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल्फ़ा किरण। अब आगे देखिए दोस्तों कि जो एल्फ़ा किरण है वो लगभग 1 या 2 कागज़ की जो लेयर होती है उसको पार कर सकती है। जो बीटा किरण है वो एक एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है दोस्तों उसको पार कर सकती है। और जो एक्स किरण है वो ह्यूमन टिश्यू जो मानवीय ऊतक होते हैं उनको पार करने की क्षमता रखता है। और जो गामा किरण है ये एक लोहे की चद्दर को या किसी कंक्रीट के छोटे से ब्लॉक को भी पार करने की क्षमता रखता है। अर्थात सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता फ्रेंड्स गामा किरण की होती है, उसके बाद एक्स किरण की, उसके बाद बीटा किरण की, और उसके बाद एल्फ़ा किरण की। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्फ़ा किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है गोल्जी कॉइल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जिसको हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है गोल्जी कोई, तो गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसका काम होता है कोशिका के अंदर स्रावित होने वाले पदार्थों को स्टोर करना तथा उनका ट्रांसपोर्टेशन करना दूसरी जगह। इसी प्रकार ऑप्शन सी कह रहा है राइबोसोम, तो राइबोसोम इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहा है अंतर्द्रव्य जालिका, तो अंतर्द्रव्य जालिका को हम है ना सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अर्थात ये एक तरह का झिल्लियों का तंत्र होता है, झिल्लियों का जाल होता है, जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसका काम होता है लाइसोसोम के लिए एंजाइमों का निर्माण करना, तथा जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसका काम होता है एस्कोर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी का संश्लेषण करना है। यानी विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ऑप्शन ए शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, ऑप्शन सी शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, ऑप्शन डी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों जो ध्वनि की स्पीड होती है वो 2 फैक्टर पर निर्भर करती है। एक तो माध्यम की इलेस्टिसिटी और दूसरा होता है माध्यम की डेंसिटी यानी घनत्व। तो इलेस्टिसिटी का क्या होता है कि जैसे जैसे इलेस्टिसिटी बढ़ती है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, और इलेस्टिसिटी घटने पर ध्वनि का वेग भी घटता है। ठीक इसका जस्ट उल्टा होता है घनत्व में। घनत्व बढ़ने पर स्पीड घटती है दोस्तों, और घनत्व घटने पर स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सामान्यतः क्या होता है, ध्वनि का वेग सॉलिड जो ठोस होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। देखिए दोस्तों जब एक ही माध्यम की बात की जाए, जैसे यहाँ पे वायु की बात हो रही है यानी गैस की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमको डेंसिटी वाले फैक्टर को कंसीडर करना होता है। तो डेंसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी फर्दर 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो होता है माध्यम के तापमान पर, और दूसरा होता है माध्यम की आर्द्रता के ऊपर। दोनों में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे तापमान और आर्द्रता बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है, और जैसे जैसे तापमान और आर्द्रता घटेगी दोस्तों तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो आर्द्र वायु की आर्द्रता शुष्क से ज़्यादा है, यानी आर्द्रता बढ़ रही है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, घनत्व घटेगा। अर्थात आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होगा। और जब डेंसिटी घटेगी दोस्तों तो ध्वनि की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी।
तो यही कारण होता है कि आर्द्र वायु के अंदर घनत्व कम हो जाता है शुष्क वायु की तुलना में, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 कह रहा है एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है धातु को काटने और वेल्डिंग करने में, हृदय रोग का पता लगाने में, सी कह रहा बहुमूल्य पत्थरों हीरों में खराबी का पता लगाने, ऑप्शन डी कह रहा है जमीन के नीचे स्वर्ण का पता लगाने। तो देखिए दोस्तों, एक्सरे का यूज सामान्यतः होता है फेफड़ों के कैंसर सहित हड्डियों के जो रोग होते हैं, हड्डियों की टूट फूट का पता लगाने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। तो वास्तव में एक्सरे का यूज क्या है, ये आंतरिक टूट फूट का पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए धातु को काटने और वेल्डिंग करने में तो इसका यूज होगा नहीं, हृदय रोग में भी इसका यूज नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी कह रहा है बहुमूल्य पत्थरों हीरों में खराबी का पता लगाने, यानी उनकी आंतरिक टूट फूट का पता लगाने में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अर्थात एक्सरे किरणों का प्रयोग हम कहाँ पे किया जा सकता है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्म क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है एल्कोहल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लोरीन। विरंजन अभिकर्म का मतलब होता है ब्लीचिंग एजेंट जो किसी वस्तु के ऊपर से कलर उड़ाने का काम करते हैं। तो दो प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट यूज होते हैं दोस्तों, एक तो क्लोरीजन ब्लीचिंग एजेंट और दूसरा होता है परोक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। परोक्सीजन में होता है दोस्तों हाइड्रोजन परोक्साइड, और एक क्लोरीजन में जैसे एक उदाहरण हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों क्लोरीन का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है पृथ्वी के प्लाइन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के प्लाइन वेग की अपेक्षा कम वेग से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए, क्योंकि किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक होती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को ये तोड़ता है, बी यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्राकृतिक कर देता है, सी कार्डियक अरेस्ट करता है, डी लाल रक्त कणिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। तो देखिए दोस्तों, साइनाइड विषाक्तता में क्या होता है, साइनाइड आयन ब्लड के हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन के साथ रिएक्शन करता है, जिसके कारण ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलने नहीं देता है। इस वजह से आदमी की कुछ सेकंडों में ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है लाल रक्त कणिका आरबीसी के अंदर, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। क्या कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। पहला है आर्सेनिक, दूसरा सार्बिटोल, तीसरा फ्लोराइड, चौथा फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा यूरेनियम। तो देखिए दोस्तों, भारत में पेयजल में जो प्रदूषक पाए जाते हैं वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पेयजल में आर्सेनिक की वजह से आर्सेनिकोसिस नाम की बीमारी होती है जो स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक इसी प्रकार फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा की वजह से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जो दांतों और हड्डियों को डैमेज करती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है। ऑप्शन है अल्फा कण, बी प्रोटॉन, सी धनात्मक हीलियम आयन, डी ऋणात्मक हीलियम आयन। तो देखिए दोस्तों, हीलियम ये होता है, हीलियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस हो जाएगा। फिर अगेन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनेगा, ये हीलियम प्लस प्लस, अर्थात हीलियम प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल है यानी अल्फा कण है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन खो रहा है दोस्तों, अल्फा कण बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 2। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होगा, हीलियम प्लस यानी हीलियम धनायन बनाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, धनात्मक हीलियम आयन बनाएगा। कई लोग इसका आंसर अल्फा कण बताएंगे, लेकिन दोस्तों अल्फा कण जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब बनता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन ए लैक्टोज, बी फ्रुक्टोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। देखिए दोस्तों, प्राथमिक रूप से शर्करा तीन प्रकार की होती है। एक होती है ग्लूकोज, दूसरी होती है फ्रुक्टोज, तीसरी होती है सुक्रोज। जो मीठे होने का क्रम है, सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज मीठी होती है दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है सुक्रोज का, और उसके बाद नंबर आता है ग्लूकोज का। यानी सबसे कम मीठी कौन सी होती है? ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज 0.7 है दोस्तों, तो सुक्रोज 1 होगी और ये 1.7 होगा। तो सबसे मीठी शुगर कौन सी होगी दोस्तों? फ्रुक्टोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। दोस्तों, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए चुकंदर, बी धान, सी गेहूं, डी गन्ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गन्ना। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म वो पौधे दिखाते हैं जो C4 टाइप के होते हैं। C4 टाइप का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए C4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्लीय पद का यूज करते हैं। और ऐसे पौधे क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म अर्थात क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो C4 पौधे सामान्यतः एक तो गन्ना होता है दोस्तों, और एक इसका एग्जाम्पल है मक्का। मक्का भी C4 टाइप का पौधा होता है। C4 टाइप पौधे में क्या होता है? CO2 का 2 बार से फिक्सेशन होता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें CO2 का 2 बार से फिक्सेशन होता है, अर्थात जो C4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्लीय पद से युक्त होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गन्ना। तो गन्ना और मक्का दोनों C4 टाइप के पौधे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म अर्थात क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता संरचना प्रदर्शित करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। ऑप्शन ए लाइगेज, बी इंटीग्रेज, सी हेलिकेज, डी DNA गाइरेज। तो दोस्तों, इसका आंसर इंटीग्रेज एंजाइम है जो DNA के कट एंड पेस्ट के कार्यों का निष्पादन करता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंटीग्रेज एंजाइम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? ऑप्शन ए शरीर के काया में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन बी है भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन सी है भाप एक प्रकार से गैस है तथा ये कार्य को शीघ्रतापूर्वक निमग्न करती है। ऑप्शन डी है भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाप में गुप्त ताप होता है, क्योंकि जल जब भाप बनता है तो ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, भाप में गुप्त ऊष्मा या गुप्त ताप होता है। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किनके द्वारा हुई? ऑप्शन ए बेक्यूरेल, बी साउदी, सी रदरफोर्ड, डी क्यूरी। तो देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता के गुण की खोज तो हेनरी बेकरेल ने की थी, लेकिन उसको रेडियोधर्मिता नाम है ना, वो क्यूरी ने दिया था। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है हेनरी बेकरेल, और रेडियोधर्मिता नाम किसने दिया उसका आंसर होता है क्यूरी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी मेसोन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, कणीय और तरंग की द्वैत प्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था दोस्तों इलेक्ट्रॉन की कणीय और तरंग प्रकृति को समझाने के लिए, लेमडा बराबर H/m न्यू, जहाँ पे m तो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये न्यू है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। तो जो द्रव्यमान है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, और जो ये फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। तो कणीय और तरंग द्वैत प्रकृति किस में पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली सिद्धांत। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19 कह रहा है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? ऑप्शन ए परमाणु उत्सर्जन, ऑप्शन बी परमाणु अवशोषण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन अवशोषण। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण रोशनी देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एफ्ला विष किससे बनते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, बी शैवाल, सी विषाणु, डी कवक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कवक। एफ्ला विष कवक से बनते हैं। एफ्ला विष नेचुरली माइक्रोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जो कवक के एस्परगिलस प्रजाति होती है उनके द्वारा उत्पन्न होता है। इनका संबंध मानव एवं पशु रोगों से जुड़ा हुआ है। तो एफ्ला विष किससे बनते हैं दोस्तों, कवक से बनते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको अच्छे से रट लें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। ऑप्शन ए सीगोजोइट, बी ट्रोपोजोइट, सी स्पोरोब्लास्ट, डी स्पोरोजोइट। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। स्पोरोजोइट मच्छरों में मलेरिया परजीवी का संक्रामक चरण है दोस्तों, जो पर्यावरण के तापमान के आधार पर इसमें 10 से 14 दिन लगते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रशीतन प्रभाव, बी ग्रीन हाउस प्रभाव, सी ताप प्रदूषण, डी ऊष्मा ब्लूम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ताप प्रदूषण। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का क्या प्रयोग है। ऑप्शन ए करंट के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन बी करंट के प्रवाह को कम करना, ऑप्शन सी प्रतिरोधिता को कम करना, ऑप्शन डी वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो देखिए दोस्तों चौक के अंदर एक कुंडली होती है जो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो ये क्या करती है, करंट की मात्रा का विरोध करती है। अर्थात ये क्या करेगी कि जो करंट के अंदर सडन चेंजेज होंगे या हाई करंट होगी उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। साथ ही इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे ट्यूब को बचा के रखती है। अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक है उसका काम क्या है, करंट की जो अत्यधिक मात्रा है उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, करंट के प्रवाह को कम करना। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी स्ट्रोंशियस, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो देखिए दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम लवण के कारण दिखाई देता है। तो हरा रंग तो दोस्तों बेरियम के कारण होता है, और जो आतिशबाजी में लाल रंग होता है दोस्तों वो स्ट्रोंशियस की वजह से होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है और लाल रंग स्ट्रोंशियस के कारण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 25 कह रहा है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन डी जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। तो देखिए दोस्तों इस कंसेप्ट को इस तरह समझते हैं कि ये हो गई दोस्तों लिफ्ट। तो इस लिफ्ट के अंदर क्या होता है, ये आदमी बैठा है, तो क्या होता है कि हमेशा इसके ऊपर नीचे की तरफ इसका mg जो फोर्स है पृथ्वी की वजह से उसका भार नीचे की ओर लगेगा। अब देखिए दोस्तों जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी, मान लिया उसका त्वरण क्या हो गया, जो तेज़ी से जाएगी मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब मान लिया ऊपर की तरफ जाएगी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन करती है तो इस आदमी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स नीचे की ओर बल लगेगा, वो होगा इस आदमी के वजन और इस लिफ्ट के त्वरण के गुणा के बराबर। यानी नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स क्या लगेगा इसके, एम ए। तो देखिए दोस्तों एम जी भी नीचे लग रहा है और एम ए भी नीचे लग रहा है, तो इसका जो ओवरऑल प्रत्यक्ष भार है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। तो जब ऊपर की ओर तेज़ी से जाएगी तब तो इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब ये लिफ्ट नीचे की ओर तेज़ी से आ रही है तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स है वो कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। वो किसके बराबर होगा, एम ए। तो देखिए दोस्तों एम जी इसका नीचे की ओर लग रहा है और एम ए इसका ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस केस में इसका ओवरऑल वजन कितना होगा, एम जी माइनस एम ए। अर्थात जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगी तब इसका वजन क्या है, घटेगा वास्तविक वजन से। अर्थात हमारा ऑप्शन डी क्या कह रहा है, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तब
इसका वजन वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। अर्थात लिफ्ट में बैठा मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम तब होगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ जा रही हो। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। पहला है समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, दूसरा है भू उपयोग का विनियमन, तीसरा वृक्षों की कटाई, चौथा है पशुओं के चरने की छूट देना। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन RSIS में 3-4 बार पूछा गया, डिट्टो ऐसे कैसे। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि मृदा अपरदन का उपचार कैसे होगा। देखो सब किनाराबंदी करेंगे तो जो वर्टिकल वेग है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा पानी का। दूसरा है भू उपयोग का विनियमन, इससे भी मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों वृक्षों की कटाई और पशुओं के चरने में छूट देने से क्या होता है, मिट्टी का अपरदन बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियमन करने से हम मृदा अपरदन का उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है। ऑप्शन ए एस्केरिस, बी केचुआ, सी हाइड्रा, डी फेसियोला। तो देखिए दोस्तों एक पोषीय परजीवी वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन एक ही आश्रय पर गुजार देते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एस्केरिस एकमात्र ऐसा है जो अपना पूरा जीवन एक ही आश्रय पर गुजार देता है, अर्थात एक पोषीय परजीवी क्या है, एस्केरिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी फास्फोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय की ऑक्सिनटिक कोशिकाएं होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संश्लेषण करती है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी कवक, डी हरे पादप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादपों द्वारा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 कह रहा है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, बी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, सी बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, डी बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसके ऊपर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण होता है कि बर्फ़ को हम बुरादे में पैक किया जाता है, जिससे क्या है कि बाहर के तापमान को ये अंदर जाने नहीं देता है, इससे बर्फ़ आसानी से नहीं पिघलती है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बुरादा उष्मा का कुचालक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।